नवंबर 2019 की वो कड़कड़ाती ठंड वाली आधी रात, जब पूरा देश गहरी नींद में था, तब प्रधानमंत्री आवास के बाहर अचानक सुरक्षा के घेरे लोहे की दीवार में बदल गए। रॉ चीफ सामंत गोयल के हाथ में एक मोटी फाइल थी जिस पर लाल अक्षरों में लिखा था कॉन्फिडेंशियल। प्रधानमंत्री ने फाइल देखी और सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या हम तैयार हैं? और यहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे गुप्त मिशन, ऑपरेशन अलविदा। क्या था इस फाइल में और कैसे लाहौर के सबसे सुरक्षित इलाके में घुसकर भारत ने इतिहास रच दिया? चलिए जानते हैं। प्रधानमंत्री आवास की बत्तियां अभी पूरी तरह बुझी भी नहीं थीं कि सुरक्षा घेरे में अचानक हलचल बढ़ गई। उस रात माहौल कुछ अलग था। सीमा पार से आई सूचनाएं, बिखरे हुए सुराग और कई महीनों की खामोशी अब एक ही बिंदु पर आकर जुड़ रही थी। इसी बीच खबर मिली कि वासे नाम के शख्स ने किसी को 50 लाख पाकिस्तानी रुपए थमाए हैं। वह मकान सईद के घर से बेहद पास था, इतना पास कि आना जाना किसी को खटकता नहीं था। यहीं से खेल ने रफ्तार पकड़ी। रॉ के एजेंट नावेद के घर के चक्कर लगाने लगे। बाहर से सब सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर कुछ और ही चल रहा था। कुछ ही दिनों में नावेद के खाते में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। पैसों की इस बारिश के पीछे की कहानी कोई नहीं जानता था। उधर अफगानिस्तान से एक आदमी को बेहद चुपचाप पाकिस्तान लाया गया, बिना शोर, बिना निशान छोड़े। फिर एक रात अचानक धमाके की आवाज गूंजती है। आवाज सुनते ही सैयद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबराकर इधर उधर देखता है, जैसे किसी अनहोनी का डर उसे जकड़ चुका हो। वक्त तेजी से बदल रहा था और उसे इसका अंदाजा हो चुका था। नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई थी। आधी रात का वक्त था, सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक गाड़ी गेट से भीतर दाखिल होती है। गाड़ी रुकती है, दरवाजा खुलता है और रॉ चीफ सामंत गोयल बाहर आते हैं। उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी जिस पर लाल अक्षरों में साफ लिखा था कॉन्फिडेंशियल। उन्हें भीतर ले जाया जाता है। करीब 15 मिनट का इंतजार, जो किसी को भी भारी लग सकता था। फिर दरवाजा खुलता है। सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं। आवाज शांत लेकिन गंभीर थी। इतनी रात गए आने की क्या मजबूरी पड़ गई सामंत? गोयल बिना भूमिका बांधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। सर, हमें वह मिल गया है, हाफिज सईद। यह नाम सुनते ही कमरे का माहौल बदल जाता है। कुछ पल के लिए प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, फिर गहरी सांस लेकर कहते हैं, वही जिसके कारण 26 नवंबर को मुंबई में बेगुनाहों का खून बहा था। बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक बुला ली जाती है। बड़ी मेज के चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, विदेश मंत्री एनएसए अजित डोभाल और रॉ चीफ सामंत गोयल बैठते हैं। कमरे में सन्नाटा है, सिर्फ ऐसी की हल्की आवाज सुनाई देती है। गोयल फाइल खोलते हैं। अंदर से तस्वीरें निकलती हैं, वॉइस सैंपल्स रखे जाते हैं और एक एक करके खुफिया रिपोर्ट्स मेज पर फैल जाती हैं। गोयल कहते हैं, सर, अब सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत करने या अमेरिका से दबाव डलवाने से बात नहीं बनेगी। वह रास्ता हम बहुत देख चुके। प्रधानमंत्री कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हैं। तो फिर? गोयल नजर उठाकर कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि भारत खुद कदम उठाए। जैसे ही ऑपरेशन शब्द हवा में तैरता है, प्रधानमंत्री तुरंत सवाल करते हैं, ऑपरेशन से आपका मतलब क्या है? कमरे में मौजूद हर शख्स की नजर गोयल पर टिक जाती है। वह बिना हिचक बोले कहते हैं, मतलब यह कि हाफिज सईद को पाकिस्तान में उसके आईएसआई के आकाओं की नाक के नीचे अंजाम तक पहुंचाया जाए। कुछ सेकंड की खामोशी छा जाती है। फिर प्रधानमंत्री धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहते हैं, अगर यह रास्ता चुना गया तो पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। गोयल सिर हिलाकर जवाब देते हैं, सर, हमने हर पहलू पर सोच लिया है, अब फैसला आपका है। कमरे की दीवारों ने उस रात इतिहास बनते हुए देखा और वक्त ने एक नया मोड़ लेने की तैयारी कर ली थी। कमरे में बैठे अजित डोभाल कुछ पलों तक चुप रहते हैं और शांत लेकिन ठोस आवाज में कहते हैं, अगर अभी चूक गए तो शायद ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। सैयद को खत्म करने का इससे बेहतर वक्त नहीं मिलेगा। यह कहते हुए वह प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं और हल्के से सिर हिला देते हैं,
जैसे बिना शब्दों के ही अपनी बात पूरी कर दी हो। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा पसर जाता है। हर किसी को पता था कि यह फैसला इतिहास की दिशा बदल सकता है। कुछ सेकंड बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस खामोशी को तोड़ते हैं। ठीक है, ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। उनके शब्दों के साथ ही बरसों पुरानी एक अधूरी कसम पहली बार किसी ठोस शक्ल में ढलने लगती है। 26/11 के बाद जो संकल्प सिर्फ दिलों में था, अब उसका नाम पड़ चुका था, ऑपरेशन अलविदा। रॉ के पास उस वक्त बस एक पुख्ता जानकारी थी, हाफिज सईद की मौजूदा लोकेशन। लेकिन यही जानकारी सबसे बड़ी चुनौती भी बन चुकी थी। पाकिस्तान की जमीन पर जाकर सईद तक पहुंचना किसी दुस्साहस से कम नहीं था। वह लाहौर के बेहद पौश इलाके जोहार टाउन में रहता था, जहां उसकी सुरक्षा किसी मजबूत किले जैसी थी। 24 घंटे पाकिस्तान पुलिस की तैनाती, हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे और आवाजाही पर सख्त नजर। उसके घर के आसपास परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता। ऐसे में सीधे हमला करने का मतलब था अंतर्राष्ट्रीय बवाल। रॉ समझ चुका था कि अगर सामने से रास्ता बंद है तो भीतर से सुरंग बनानी होगी। इसके लिए जरूरी था सईद के घर के बिल्कुल पास एक ऐसा लोकल बेस जो शक पैदा न करे, लेकिन हर हरकत पर पैनी नजर रख सके। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। दिसंबर 2019, दुबई। नावेद नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक पिछले 6 महीनों से दुबई की एक जेल में बंद था। उसका जुर्म कोई बड़ा नहीं था, बस एक मामूली चोरी। न कोई आतंकी लिंक, न किसी एजेंसी से ताल्लुक, एक बिल्कुल आम आदमी। एक दिन अचानक जेल के दरवाजे खुले और गार्ड ने उसका नाम पुकारा, नावेद, तुम्हें बेल मिल गई है। नावेद को यकीन नहीं हुआ। बाहर निकलते ही उसने देखा कि सामने वासे खड़ा है। जेल से बाहर कदम रखते ही नावेद ने हैरानी से पूछा, तुमने मेरी जमानत क्यों कराई? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वासे हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा कारोबार पाकिस्तान और दुबई दोनों जगह फैला है और मुझे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। नावेद के मन में शंकाएं उठी। उसे समझ आ रहा था कि यह ऑफर कुछ ज्यादा ही असामान्य है, लेकिन पैसों की तंगी ने उसकी सोच को कमजोर कर दिया। कुछ ही दिनों बाद वासे ने उसे 50 लाख पाकिस्तानी रुपए थमा दिए। नोटों की गड्डियां देखकर नावेद की आंखें ठहर सी गईं। वासे ने कहा, इसे एडवांस समझो, आगे और भी मिलेगा। उस वक्त नावेद को अंदाजा भी नहीं था कि यह रकम सिर्फ उसकी किस्मत नहीं, बल्कि पूरे खेल की दिशा बदलने वाली है। वक्त धीरे धीरे अपनी चाल चल रहा था और नावेद अनजाने में एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन चुका था जहां से लौटने का रास्ता आसान नहीं होता। कुछ महीनों के बाद नावेद वापस पाकिस्तान लौट आया। यहीं से वह योजना जो अब तक कागजों और फाइलों में सांस ले रही थी, जमीन पर उतरने लगी। एक दोपहर वासे का फोन आया। आवाज ठंडी और सीधी थी। लाहौर के जौहर टाउन में एक घर चाहिए किराए पर। कोई सवाल नहीं। नावेद ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। उसे बस इतना कहा गया था कि काम जरूरी है। उसने जौहर टाउन में हाउस नंबर 120 किराए पर ले लिया। यह घर इतना पास था कि सईद के घर की हर हलचल वहां से देखी जा सकती थी। खिड़की से झांकने भर की दूरी। नावेद को यह नहीं बताया गया कि वासे असल में कौन है। उसे बस इतना लगता रहा कि वासे एक रसूखदार कारोबारी है। हकीकत यह थी कि वासे रॉ का एजेंट था और जिस सुरक्षित लोकल बेस की तलाश एजेंसी महीनों से कर रही थी, वह अब इसी घर के रूप में मिल चुका था। धीरे धीरे नावेद के घर पर आवाजाही बढ़ने लगी। कभी कोई मेहमान कुछ दिनों के लिए आता, कभी कोई हफ्तों रुक जाता। चेहरे बदलते रहते, लेकिन वजह कभी नहीं बताई जाती। नावेद ने भी सवाल पूछने की आदत छोड़ दी थी। वह वही करता रहा जो उसे कहा जाता। अगले 6 महीनों में उस घर के भीतर बैठकर सईद की जिंदगी को मिनटों में बांट दिया गया। उसके घर के बाहर कौन खड़ा है, अंदर कौन जा रहा है, किस वक्त गाड़ियां आती हैं, किस वक्त सन्नाटा रहता है, हर छोटी से छोटी बात दर्ज होती रही। जौहर टाउन का वह साधारण सा दिखने वाला मकान अब पूरी तरह एक जिंदा इंटेलिजेंस यूनिट बन चुका था। वहां से निकलने वाली हर जानकारी सीधे भारत भेजी जाती थी। दिल्ली में बैठे रॉ चीफ सामंत गोयल हर अपडेट को खुद देख रहे थे। ऑपरेशन धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था। इस पूरे वक्त में एक बात किसी को खास नहीं लगी। नावेद हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने जाता था। यह उसकी पुरानी आदत थी, बिल्कुल सामान्य।
एजेंट्स ने इसे एक आम आदमी की आम दिनचर्या मानकर नजरअंदाज कर दिया। किसी को शक नहीं, अब प्लानिंग लगभग पूरी हो चुकी थी, लोकेशन तय थी, वक्त तय था, हर कदम का हिसाब लगाया जा चुका था। बस एक आखिरी कड़ी जोड़नी बाकी थी। तभी एक दिन वासे का फिर फोन आया। इस बार लहजा अलग था। उसने बस इतना कहा, दुबई आ जाओ अभी। वजह नहीं बताई गई। दुबई में दोनों आमने सामने बैठे। कुछ देर इधर उधर की बातें हुई, फिर वासे अचानक गंभीर हो गया। उसने नावेद की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि पाकिस्तान जिन आतंकियों को पनाह देता है वह गलत है? नावेद कंधे उचकाकर बोला, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो हिंदुस्तानियों को मारते हैं, हमारे दुश्मन। कुछ पल की चुप्पी छा गई। कमरे में बस ऐसी की हल्की आवाज थी। वासे ने गहरी सांस ली और फिर धीमे से कहा, मैं जिस शख्स के लिए काम करता हूं वह एक यहूदी है। नावेद चौंक गया। वासे ने बात आगे बढ़ाई, 26/11 के हमले में उसने अपना पूरा परिवार खो दिया था। यह सुनते ही नावेद के चेहरे की बेपरवाही कहीं खो गई। वक्त जैसे एक पल के लिए ठहर गया और कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां सच को छुपाना आसान नहीं रहता। वासे ने बात को बिना घुमाए सीधे रख दिया, अब वह तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले हाफिज सईद को खत्म करना चाहता है। यह सुनते ही नावेद जैसे जड़ हो गया। उसे लगा कोई थ्रिलर फिल्म चल रही है और वह गलती से उसका हिस्सा बन गया है। उसने हंसने की कोशिश की। तुम मजाक कर रहे हो ना? वासे का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। वह बोला, नहीं, और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नावेद ने तुरंत हाथ झटक दिया, यह मेरे बस का नहीं है, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। वासे ने कुर्सी के सहारे पीठ टिकाई और थोड़ी देर चुप रहा। फिर शांत आवाज में बोला, अगर तुम साथ दोगे तो तुम्हें अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका में नई जिंदगी मिलेगी, सुरक्षा, पहचान और इतना पैसा कि दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़े। यह सुनकर नावेद की सांस अटक सी गई। एक तरफ डर था, जान जाने का खौफ, और दूसरी तरफ पैसों का पहाड़ और सुरक्षित भविष्य का सपना। कमरे में वक्त जैसे थम गया। लंबी खामोशी के बाद नावेद ने नजरें झुका लीं और धीमे से कहा, ठीक है, मैं मदद करूंगा। उसी पल तय हो गया कि अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। कुछ ही दिनों बाद नावेद के खाते में 15 करोड़ रुपए आ जाते हैं। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह एक साफ संदेश था कि खेल शुरू हो चुका है और अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। ऑपरेशन अलविदा अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका था। कई हफ्तों तक जोखिम, नतीजों और हर संभावित मोड़ पर गहन चर्चा के बाद रॉ एक ठोस फैसले पर पहुंची। तय हुआ कि सईद को एक ऐसी साजिश के जरिए निशाना बनाया जाएगा जिससे कोई सीधा सुराग न बचे। योजना को अमल में लाने के लिए नावेद के घर में मौजूद एजेंट्स ने बेहद चुपचाप एक काली सेडान कार का इंतजाम किया। सब कुछ इस तरह किया गया कि आसपास के किसी इंसान को जरा सा भी शक न हो। उस गाड़ी को नावेद के घर से कुछ दूरी पर एक अधूरी इमारत में खड़ा कर दिया गया। वहां ना कोई चौकीदार था, न कोई कैमरा, बस खामोशी और अधूरा कंक्रीट। इस पूरी तैयारी की भनक तक नावेद को नहीं लगने दी गई। अब एजेंसी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इस गाड़ी को सईद के घर तक ले जाएगा कौन? यह ऐसा काम था जिसमें लौटकर आने की उम्मीद लगभग नहीं के बराबर थी। इसके लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो पैसों के बदले अपनी जान दांव पर लगाने से न हिचके। कुछ ही वक्त बाद अफगानिस्तान से एक आदमी को बेहद चुपचाप पाकिस्तान लाया गया। वह बेहद गरीब था। जिंदगी ने उसे पहले ही बहुत कुछ छीन लिया था। उसकी आंखों में डर कम और थकान ज्यादा थी। उसे साफ कहा गया, इस काम के बाद तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। वह आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मेरी मौत से उनके दिन बदल सकते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। उसी पल साफ हो गया कि ऑपरेशन अलविदा अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां हर कदम के साथ वक्त तेजी से फिसलने वाला था और अंजाम बस एक कदम दूर था। अब नावेद के घर में कुल 4 लोग रह रहे थे, 3 रॉ के लोग और 1 अफगानिस्तानी। घर बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता था, लेकिन भीतर हर सांस गिनी जा रही थी। नावेद ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि ये लोग असल में कौन हैं, कहां से आते हैं या दिन भर क्या करते हैं। वह बस वही करता रहा जो वासे कहता था। योजना अब तक बिना किसी अड़चन के आगे बढ़ रही थी, लेकिन हर बड़े ऑपरेशन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां सब कुछ अचानक उलट जाता है। 13 मई 2021 का दिन था। वासे, जो इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ था, नई दिल्ली में अपने परिवार के साथ ईद मनाने आया हुआ था। त्योहार खत्म होते ही वह अगले दिन दुबई लौटने के लिए घर से निकला। रास्ते में अचानक उसका सिर घूमने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की,
लेकिन पैर जवाब दे गए और वह सड़क पर गिर पड़ा। आसपास के लोग दौड़े। किसी ने कहा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआती जांच में डॉक्टरों ने बताया कि वह कई दिनों से तेज बुखार झेल रहा था। कोविड टेस्ट कराया गया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालात तेजी से बिगड़े और उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। अगले 2 दिन वह जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। आखिरकार वह शख्स जिसने इतने महीनों तक खेल को अपने इशारों पर चलाया था, हमेशा के लिए खामोश हो गया। जैसे ही यह खबर रॉ मुख्यालय तक पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। वह सिर्फ एक एजेंट नहीं था, वही नावेद को संभालता था, वही हर कड़ी को जोड़कर रखता था। उसकी मौत का सीधा मतलब था पूरा ऑपरेशन खतरे में। उधर दूसरी तरफ नावेद की एक पुरानी आदत थी। वह हफ्ते में एक बार लाहौर से बाहर निकलकर अपने परिवार से मिलने जाता था। लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही थी। इस बार उसकी गाड़ी परिवार के घर नहीं, बल्कि सीधे एक बेहद ऊंचे दर्जे के आईएसआई अधिकारी के बंगले के सामने जाकर रुकी। असल सच यह था कि नावेद कभी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं रहा। शुरू से ही उसके मन में वासे को लेकर एक हल्का सा शक था। वक्त के साथ यह शक और गहराता गया, और जिस दिन वासे ने उसके सामने हफीज सईद को मारने की बात रखी थी, उसी दिन यह शक पक्के यकीन में बदल गया। नावेद समझ चुका था कि वह किसी ऐसे खेल में फंस चुका है जहां जीत नाम की कोई चीज नहीं होती। उसी दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं चुप रहा तो मरूंगा, अगर बोला तो शायद बच जाऊं। और उसने चुपचाप यह पूरी जानकारी पाकिस्तानी एजेंसियों तक पहुंचा दी। यह खबर बेहद संवेदनशील थी और उसका असर तुरंत दिखने लगा। जैसे ही यह इनपुट रॉ तक पहुंचा, हालात पल भर में बदल गए। आदेश साफ था, 1 सेकंड भी मत गंवाओ। जौहर टाउन वाले घर से सभी लोगों को तुरंत निकालो। फोन कटते ही मशीनरी हरकत में आ गई। जो ठिकाना अब तक सबसे सुरक्षित माना जा रहा था, वह अचानक सबसे खतरनाक जगह बन चुका था। ऑपरेशन अलविदा, जो अंजाम के बेहद करीब था, अब वक्त के खिलाफ दौड़ में बदल चुका था। कुछ ही घंटों के भीतर वह मकान पूरी तरह खाली कर दिया जाता है। जैसे ही आखिरी आदमी वहां से निकलता है, जौहर टाउन की गलियों में सन्नाटा उतर आता है। थोड़ी ही देर बाद आईएसआई की टीमें पूरे इलाके में फैल जाती हैं। घर, आसपास की सड़कें, पड़ोसी मकान, सब कुछ खंगाला जाता है। सवाल पूछे जाते हैं, तस्वीरें ली जाती हैं, लेकिन हाथ कुछ भी ठोस नहीं लगता। कोई सबूत नहीं, कोई नाम नहीं। उधर दूसरी तरफ रॉ के सामने सबसे भारी दुविधा खड़ी हो चुकी थी। महीनों की प्लानिंग, जान जोखिम में डालकर बनाई गई कड़ियां और हर कदम पर लिया गया खतरा, सब कुछ अधर में लटक गया था। सवाल सीधा था, क्या यहीं रुक जाएं या फिर आखिरी दांव खेलें? इसी सवाल के जवाब के लिए एक बार फिर एक अहम मीटिंग बुलाई जाती है। इस बार माहौल और भी गंभीर था। कमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। फाइलें खुली, हालात रखे गए, जोखिम गिनाए गए। कुछ पल खामोशी रही, फिर प्रधानमंत्री ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, अगर हम अब रुके तो यह मेहनत बेकार चली जाएगी। ऑन ऑपरेशन आगे बढ़ेगा। यही वो पल था जब कहानी ने आखिरी अध्याय में कदम रख दिया। जून 2021, लाहौर, सुबह के ठीक 11 बजे। रॉ के एजेंट्स बेहद सावधानी के साथ उस अफगान युवक को आईएसआई की नजरों से बचाते हुए एक अधूरी इमारत तक लाते हैं। वही इमारत जहां पहले से एक काली कोरोला गाड़ी खड़ी थी। युवक को एक बार फिर पूरा प्लान समझाया जाता है। यह रास्ता है, इतनी दूरी है, और यहां पहुंचते ही तुम्हें क्या करना है, सब याद रखो। युवक बस सिर हिला देता है। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। उसे पता था कि यह सफर एक तरफा है। कुछ देर बाद काली कोरोला धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके भीतर 300 किलो विस्फोटक छुपा होता है। गाड़ी सड़क पर रफ्तार पकड़ती है और कुछ ही मिनटों में हाफिज सईद के घर की दिशा में बढ़ जाती है। घर से थोड़ी दूरी पहले एक चेक पोस्ट बना हुआ था। वहां तैनात पुलिसकर्मी रोज की तरह ड्यूटी कर रहे थे। तभी उनमें से एक चिल्लाया, वो कार देखो, इतनी तेज क्यों आ रही है? दूसरा हाथ उठाकर इशारा करता है, रुको, गाड़ी रोको। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल गाड़ी बैरिकेड से टकराती है और उसके तुरंत बाद एक भयानक धमाका होता है। आवाज पूरे जौहर टाउन में गूंज जाती है। आग और धुएं का एक विशाल गुब्बार आसमान की तरफ उठता है। धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि सईद के घर का मेन गेट, एंट्रेंस और सामने का पूरा ढांचा चकनाचूर हो जाता है। सालों से जो शख्स भारत में मासूमों की मौत का कारण बना था, आज उसी के घर पर मौत ने दस्तक दे दी थी। धमाके की आवाज सुनते ही सईद बुरी तरह घबरा जाता है।
उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह हमला किस पर है और क्यों हुआ है। वह बदहवासी में इधर उधर देखता है, फिर डर के मारे घर के भीतर भागकर सोफे के नीचे छुप जाता है। उसका शरीर कांप रहा होता है, सांसें तेज चल रही होती हैं। पहली बार उसे यह एहसास होता है कि खतरा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। वक्त बदल चुका था और जो खुद को हमेशा सुरक्षित समझता आया था, वह अब अपने ही घर में डर के साए में सिमट चुका था। हालांकि उस भयानक धमाके के बावजूद सईद जिंदा बच निकलता है और इसी वजह से ऑपरेशन अलविदा अपने आखिरी मकसद तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता। बाहर से देखने पर यह एक अधूरी कहानी लग सकती है, लेकिन असल तस्वीर कुछ और ही थी। इस एक झटके ने सईद के भीतर बैठी सालों की अकड़ तोड़ दी थी। वह अब यह समझ चुका था कि यह कोई एक बार की चेतावनी नहीं थी, यह एक साफ इशारा था कि रॉ उससे नजरें हटाने वाली नहीं है। वह बुदबुदाता है, ये लोग यहां तक पहुंच गए, अब कोई जगह सुरक्षित नहीं रही। इस घटना के बाद पाकिस्तान में बैठे छोटे बड़े हर आतंकी तक एक खामोश संदेश पहुंच चुका था। कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई बयान नहीं, लेकिन असर हर चेहरे पर साफ दिख रहा था। हर बैठक में फुसफुसाहट थी, हर फोन कॉल में डर छुपा था। बिना कहे सब समझ गए थे कि खेल बदल चुका है। यह वही भारत नहीं था जो सिर्फ फाइलें भेजता था या मंचों पर शिकायत करता था। यह नया भारत था, नया भारत जो चेतावनी देने से पहले नहीं सोचता और चेतावनी देने के बाद रुकता भी नहीं। एक आतंकी दूसरे से कहता है, अब दीवारों के पीछे छुपना भी काम नहीं आएगा। ऑपरेशन अलविदा भले ही अपने घोषित लक्ष्य को 100% हासिल न कर पाया हो, लेकिन उसने वह कर दिखाया जो सालों में नहीं हुआ था। उसने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की नींद छीन ली। उन्हें यह एहसास हो गया कि सरहदें अब सुरक्षा की गारंटी नहीं है। अगर निशाना तय हो गया तो वार कहीं भी हो सकता है। वक्त अब उनके हक में नहीं था। डर पहली बार पलटकर उनके दरवाजे पर आ चुका था। तो दोस्तों, ऑपरेशन अलविदा को लेकर आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ एक नाकाम कोशिश थी या एक बड़ी रणनीतिक चेतावनी? अपनी सोच हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही गहराई से छुपी कहानियां, अनसुने पहलू और पर्दे के पीछे की सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहिए रिवीलिंग आईज चैनल के साथ। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और परत खोलने के लिए।